नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की है और इस बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने यात्रा मार्गों पर निगरानी व्यवस्था, आपातकालीन प्रतिक्रिया और तंत्र और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर भी नाराजगी और जानकारी ली। अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी और इसे देखते हुए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। और इसी बीच कानपुर से अखिलेश यादव से जुड़ा एक और मामला सामने आया, जिसमें सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। कानपुर के एक अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि इस पोस्ट के जरिए न सिर्फ एक नाबालिग की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश हुई है, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार की छवि को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। उनसे जानते हैं कि यूपी की राजनीति में इस समय बहुत कुछ चल रहा है। अमित जी, अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं। अगर दान की बात करूं, रामलला मंदिर में दान की बात कर लूं, या फिर उनकी बेटी को लेकर भी ये मुद्दा काफी इस समय हाईलाइट हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे अमित जी? देखिए, जैसा कि हम अखिलेश यादव जी के बारे में जानते हैं, मैं इसीलिए उनको बोल देता हूं कि वो अकललेसी होते हैं। अच्छा खासा उनका माहौल बना था और उसको उन्होंने बुरी तरीके से एक बार फिर अपनी नासमझी के कारण बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। कहाँ राम मंदिर का आपके पास इतना बड़ा प्रूफ आया था तो आपको तुरंत कोर्ट जाना चाहिए था, आपको तुरंत एक एक्शन करना चाहिए था, लेकिन वो इनसे होता नहीं। इनको खाली बयान देना होता है। ये बेचारे मेहनत करते हैं, फिर ये इनके कार्यकर्ता और इनके लोग आके बयान दे के सारे किए कराए पे पानी फेर देते। अब उनकी बेटी के मैटर पे FIR दर्ज हुई है। एक कोई भरत कुमार हैं, कोई विजय यादव जी हैं, जो ये लोग फेक न्यूज फैलाने वाले हैं। कल तक यही लोग फेक न्यूज के खिलाफ जब बात हो रही थी तो कह रहे थे मीडिया खतरे में है। बिल्कुल। अब वो अपने ऊपर आए तो उसके ऊपर हल्ला मचाने लगे। तो देखिए, इनका जो डबल स्टैंडर्ड है ना, वो हर जगह एक्सपोज होता है और उसी की देन है कि पब्लिक ये बात समझने लगी है और इनको चुनाव दर चुनाव सीटें कम करते हुए इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा रही है। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, अभी आपने कहा कि मामला जो है उसको कोर्ट लेकर जाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार जो ट्वीट करके ये बयान दे देते हैं और उसके बाद से राजनीति तेज हो जाती है, तो ये कानूनी कार्रवाई पर इन्हें भरोसा नहीं है क्या? ये कोर्ट नहीं चाहते? इसीलिए मैंने बोला ना कि अखिलेश जी अब अकललेस हो गए हैं। तो जो अकल उनके पास थी चुनाव के टाइम, जिन्होंने इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का बनाया था, वो एडमायर करने वाली बात है। एक्सप्रेसवे जो वो जिन्होंने काम किया था, लेकिन उसके बाद सत्ता से बाहर जाते ही इनको केवल एक चीज समझ में आ रही कि हम कुछ भी करेंगे, मुझे सत्ता चाहिए। तो वो अपोजिशन में बैठने की क्षमता जो है, उनके पिताजी का संघर्ष जो था, वो इनके अंदर नहीं दिख रहा है। इसीलिए हमेशा से ये बिना बयान दिए रह नहीं सकते और मीडिया में इनको कवरेज चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि जनता ये बात समझ चुकी है और 2027 के चुनाव में जो भी बचा कुचा था वो इस बार ये लूज करने वाले हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अमित जी, 2027 का चुनाव लग रहा है कि अखिलेश यादव अभी से अयोध्या पर ही खेलने वाले हैं, राम मंदिर का ही अहम मुद्दा उठाएंगे। जी, उन्हें मालूम है ना कि मुझे किसी भी हाल में सत्ता से बाहर जाना है। अब उन्होंने मान लिया कि मैं जीत नहीं सकता हूँ। अगर जीत नहीं सकता हूँ तो फिर रामलला को ही हथियार बना के ये कम से कम अपने वोटर को संतुष्ट करें कि भाई राम के नाम पे हम हार गए। बिल्कुल। ऐसे में अखिलेश यादव अभी से 2027 के राम के नाम पर सियासी बिसात जो है वो बिछाने लगे हैं अमित जी।
नहीं नहीं, वो उनको पता लग गया ना कि वो चुनाव हारना है। एक्चुअल में अकललेस इसीलिए बोला जाता है ना, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम चुप तो रहिए। बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर पे बात होती है, कह रहे हैं जिनका एनकाउंटर हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब एक बात बताइए, गुंडे मारे जा रहे हैं, उससे इनको तकलीफ हो रही, तो अब यूपी में कौन ऐसा शख्स बचा है जो इनको वोट देने जाएगा? बिल्कुल। जो आदमी नोएडा में बैठा है, जो आदमी लखनऊ में बैठा है, जो आदमी बाराबंकी बैठा है, सुकून से बैठा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन्होंने जानबूझ के, आज के बयान से, वो लंदन से आने के बाद इन्होंने जानबूझ के अपने चुनाव को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है, और आने वाले समय में ये यही करेंगे, इसीलिए इनका नाम अकललेस रख देना चाहिए। बिल्कुल, नाम तो आपने बिल्कुल सही दिया है अमित जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि 2027 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है क्या इस बार यूपी का? नहीं, अब नहीं होगा। अब राजकुमार भाटी के बयान के बाद और अखिलेश यादव जी के इस बयान के बाद तो ये बात कंफर्म हो गई कि अखिलेश यादव जी जो है वो अकललेस ही हो गए हैं। अब वो इस चुनाव को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है वो 2025 की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में अखिलेश यादव जो है वो लगातार ये कहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बीजेपी उठा रही है और राम के नाम पर वोट कमा रही है, लेकिन इस बार तो पहले इन्होंने राम का नाम जो है लपक लिया है। तो क्या लग रहा है कि वोट काट पाएंगे या फिर बीजेपी की बराबरी कर पाएंगे ये? नहीं, ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी अच्छी बात भी लोगों को बुरी कर जाती है। बिल्कुल। तो इस बार अब मुझे पता है कि इनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, ठीक है। इनके पिताजी को इन्होंने अपने आप सत्ता से बाहर निकाला था। इनके पिताजी खुद रोते रोते कहने लगे कि भाई अखिलेश को वोट मत करिएगा, ये किसी काम का नहीं। और फिर आज अखिलेश यादव जी फिर इस तरीके से, भैया आपको राम मंदिर में बेईमानी हुई है, आपके पास प्रूफ है, आपको तुरंत कोर्ट जाना चाहिए था, उससे कार्रवाई करवानी चाहिए थी, और जो लोग थे उनको सजा दिलवानी चाहिए थी। पिछले 6 महीने में केस रजिस्टर्ड हो जाता, 8-9 महीने का टाइम था, कम से कम लोगों का भरोसा तो होता भैया कि राम के नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं और भगवान राम के सच्चे भक्त हैं, और ये चाहते हैं कि यूपी का विकास हो और राम मंदिर में कोई गलत काम ना होने पाए। लेकिन ये केवल बयान देके लोगों की भावनाओं को हर्ट कर रहे हैं, और वो भावनाओं का परिणाम जो है इनको 2027 के इलेक्शन में निश्चित तौर पे हार के साथ देखना पड़ेगा। इनके पास अच्छा मौका था, अगर बिल्कुल घोटाला हुआ है तो बीजेपी को तो इनको बुरी तरीके से क्रैश आउट करना चाहिए था, जैसा कि नारा इनके पिताजी के टाइम में गूंजा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इस बार उस नारे को सही करने का टाइम आया था कि बीजेपी वाले जो हैं वो राम मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं और राम मंदिर का पैसा खाते हैं। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया है, और नहीं तो लोगों के दिल में जो इनके लिए सम्मान पनप रहा था उसको जो डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। भारत के सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर और दिग्गज कोच जसपाल राणा का निधन हो गया। अक्सर हंसते खेलते अपने खिलाड़ियों और अपने हक के लिए पूरे जोश जुनून से लड़ने वाले जसपाल राणा जिंदगी की जंग हार गए। ये सब इतना अचानक हुआ कि जिसकी शायद ही कोई कल्पना कर सकता था। विदेशी जमीन पर बिगड़ी तबीयत, दिल्ली में इलाज होना और फिर अचानक उनका दुनिया छोड़कर चले जाना हर भारतीयों को जोर का झटका और दुख दे रहा है। दुख इसलिए था क्योंकि एक वक्त पर वो बिल्कुल ठीक होते नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक सब बदल गया। जसपाल राणा का निधन असमय हुआ है और उनकी जगह भर पाना अब वाकई मुश्किल लग रहा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि बल्कि उन्होंने खुद अपने लंबे शूटिंग और कोचिंग कैरियर में कई बार साबित भी किया है। कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा 15 मेडल जीतने का भारतीय रिकॉर्ड हो या फिर उनकी कोचिंग में मनु भाकर का एक और ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का रिकॉर्ड, जसपाल राणा ने शूटिंग रेंज को अपना सब कुछ दिया और हर मोर्चे पर उनका निशाना बिल्कुल सटीक हुई बैठा। जसपाल राणा को निशानेबाजी उनके पिता से विरासत में मिली। उनके पिता नारायण सिंह राणा भी द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं और उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री रह चुके हैं। जसपाल राणा की सगी बहन सुषमा राणा भी साल 2006 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। सुषमा सिंह शूटिंग कोच भी हैं, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बहू हैं। राजनाथ सिंह के बेटे और सुष्मिता राणा के पति पंकज सिंह नोएडा के विधायक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि जसपाल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोच होने के साथ साथ अत्यंत सहज, सरल और बेहद ही नेक दिल इंसान थे। भारत में शूटिंग की एक खेल के रूप में लोकप्रिय बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। खेल के साथ साथ जसपाल ने सियासत में भी कदम रखा था। उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर टिहरीगढ़ संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था और जिसके बाद से नामांकन पत्र रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। और इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने पक्ष रखते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ऐसे कई आपराधिक मामले लंबित नहीं है जिसका खुलासा नामांकन पत्र में करना कानूनी अनिवार्य है। उन्होंने दलील दी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 33A के तहत केवल उनके मामलों का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, जिन मामलों में अदालत द्वारा आरोप तय किए जा चुके हों। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलीलों की स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप की एक सीमा होती है और इस तरह के विवादों के समाधान के लिए चुनाव कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज किया जाता है तो उसके खिलाफ उचित मंच चुनाव आयोग और चुनाव याचिका की प्रक्रिया है, न कि सीधे सर्वोच्च अदालत का हस्तक्षेप। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र कथित तौर पर एक मामले से जुड़ी जानकारी का पूरा विवरण नहीं देने के आधार पर रद्द किया गया था। इसी फैसले के चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए साफ संकेत दिया था कि चुनावी प्रक्रिया में अदालत सीमित दायरे में ही हस्तक्षेप करती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के लिए एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं इस घटनाक्रम ने राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज कर दी है और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि कांग्रेस इस मामले में आगे कौन सा कानूनी और राजनीतिक कदम उठाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर से कानूनी विवादों में घिर गई हैं। कोलकाता पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई है। ये मामला उनके एक विवादित भाषण और कथित धार्मिक टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ममता बनर्जी के बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इससे समाज में तनाव पैदा हो गया है। इसी के आधार पर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये FIR एक वकील के शिकायत के आधार पर दर्ज कराई गई है। वहीं TMC की ओर से इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष ममता बनर्जी को निशाना बनाने के लिए इस तरह के मामलों का सहारा ले रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों का पड़ताल किया जा रहा है। और इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म कर दिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में एक बार ममता बनर्जी फिर से मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है और विवादित बयान के बाद से ममता बनर्जी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप ममता बनर्जी पर लगा हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अपनी ताल ठोकने जा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ओवैसी जो है 14 जून से बहराइच से अपनी पार्टी के चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी बड़ी सभा मटेरा विधानसभा क्षेत्र से स्थायी गाजी की दरगाह के पास होने जा रही है, जहां पर वो यूपी में चुनावी शंखनाद करेंगे। खबरों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी इस बार प्रदेश की करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और पार्टी की नजरें जो है खास तौर पर मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर टिकी हुई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार ओवैसी की रणनीति यूपी के अपनी राजनीतिक मजबूती को मजबूत करना है और नए सामाजिक समीकरण को तैयार करना है। बहुजन समाज पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों के बीच ओवैसी का ये अभियान प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को कोई भी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन पार्टी इस बार नए सिरे से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में ओवैसी की सक्रियता से यूपी की सियासत में मुकाबला और दिलचस्प होने के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के चुनाव से पहले ओवैसी का ये अभियान प्रदेश के कई क्षेत्रों में नए समीकरण बना सकता है और इसके असर जो है अन्य राजनीतिक दलों की रणनीति पर भी पड़ सकता है। ऐसे में बहराइच से शुरू होने जा रहे ये अभियान आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा है।
वहीं टीएमसी में जारी अंदरूनी कलह के बीच पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला है। महुआ मोइत्रा ने पार्टी के 19 बागी सांसदों को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनमें राजनीतिक नैतिकता बची हुई है तो उन्हें सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जनता के बीच जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने इन नेताओं को गद्दार बताते हुए कहा कि उन्हें टीएमसी के नाम और उनके जनादेश का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर चुना था, न कि किसी दूसरे दल के प्रतिनिधित्व के रूप में। ऐसे में अगर वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो पहले सांसद पद छोड़ें और फिर जनता से नया जनादेश हासिल करें। महुआ मोइत्रा ने संविधान के 91 संशोधन का भी जिक्र करते हुए दावा किया है कि बागी सांसदों के पास पार्टी तोड़ने के लिए जरूरी संख्या नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा और ममता बनर्जी के नेतृत्व के साथ खड़े कार्यकर्ता विश्वासघात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी इस घमासान के बीच महुआ मोइत्रा का ये बड़ा बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान एक बार फिर से 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई अदालत का पुराना मामला नहीं है, बल्कि उनकी आगामी फिल्म काला हिरण है। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसे लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए फिल्म में तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अभिनेता की ओर से अदालत में कहा गया है कि फिल्म की कहानी और उसके कुछ पहलू सीधे तौर पर काला हिरण शिकार मामले से प्रेरित है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की आशंका है। याचिका में यह भी कहा गया है कि फिल्म निर्माताओं ने उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, व्यक्तित्व और उनसे जुड़ी घटनाओं का इस्तेमाल किया है। सलमान खान का दावा है कि इस तरह के चित्रण दर्शकों के बीच गलत संदेश दे सकते हैं और उनके अधिकारों का उल्लंघन भी करते हैं, और इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट से फिल्म की रिलीज पर तुरंत ही रोक लगाने और मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। गौरतलब है कि 1998 में राजस्थान के कथित काला हिरण शिकार मामले में देश भर में काफी सुर्खियां बटोरी थी और ये मामला लंबे समय तक अदालत में चलता रहा और अब लगभग 3 दशक बाद इसी विवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित बताई जा रही फिल्म काला हिरण ने एक बार फिर से उस पुराने मामले को चर्चा का केंद्र में बना दिया है। फिल्म को लेकर शुरू हुई इस नई कानूनी लड़ाई पर मनोरंजन जगत की नजरें टिकी हुई है और अब सभी की निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पर है, क्योंकि अदालत का फैसला ही तय करेगा कि फिल्म तय समय पर सिनेमा घरों तक पहुंच पाएगी या फिर इसकी रिलीज पर कानूनी ब्रेक लग जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सलमान खान और काला हिरण मामले को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की खबर का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। सप्ताह के आखिरी दिन कारोबार जो है वो बेहद ही जोरदार देखने को मिला। सेंसेक्स की अगर बात करें तो निफ्टी में जोरदार तेजी दर्ज की गई, जिसके निवेशकों की संपत्ति में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बाजार में आई इस तेजी के पीछे पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने की उम्मीद और कच्चे तेल की कीमतों में संभावित नरमी को प्रमुख वजह माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भू राजनीतिक तनाव कम होने से वैश्विक बाजारों में निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है, जिसका सकारात्मक असर भारतीय बाजारों पर पड़ रहा है। बैंकिंग, आईटी, ऑटो और वित्तीय क्षेत्र के शेयर बाजारों में अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली है, और जिससे कि दोनों प्रमुख सूचांक मजबूत बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, लेकिन अब हालात में सुधार की उम्मीद ने निवेशकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। जानकारों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और कम होता है तो कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित में रहती है तो आने वाले दिनों में बाजार में तेजी का रुख बना रह सकता है। फिलहाल निवेशकों की नजरें वैश्विक घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर बनी हुई है, क्योंकि यही कारक अगर भारतीय शेयर बाजार में दिशा तय करता है कि अहम भूमिका निभाएगा, और इस सकारात्मक माहौल के चलते निवेशकों के चेहरे पर भी रौनक लौटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय मुद्रा बाजार से राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत हुआ है और इसमें से 76 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है। इसके साथ ही एक डॉलर की कीमत घटकर 94 रुपये 95 पैसे पहुंच गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर डॉलर में कमजोरी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और विदेशी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण रुपए को मजबूती मिली है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की खबरों ने भी बाजार की
धारणा को सकारात्मक बना दिया है और जिसका असर वैश्विक मुद्रा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। जानकारों का मानना है कि रुपए में आई ये मजबूती आयातकों के लिए राहत की खबर है और इससे महंगाई के मोर्चे पर भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी हुई है। हालांकि आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और कच्चे तेल की कीमतें रुपए की चाल तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। विश्व क्रिकेट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 35 साल के विलियम्स ने करीब 16 साल लंबे शानदार कैरियर के बाद ये फैसला लिया है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया है। साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले इस केन विलियम्स न्यूजीलैंड के सबसे सफल बल्लेबाजों और कप्तानों में गिने जाते हैं। उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने 2001 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था, जबकि टीम 2019 वनडे विश्व कप और 2021 टी20 विश्व कप के फाइनल तक भी पहुंची थी। विलियम्स ने अपने कैरियर के दौरान तीनों प्रारूपों में कई यादगार पारियां खेली है और न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। संन्यास की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अपने फैसले से संतुष्ट हैं और उन्हें गर्व है कि उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। केन विलियम्स के इस फैसले के साथ ही विश्व क्रिकेट के एक शानदार अध्याय का अंत हो गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।